तो रिजल्टेंट वेव की जो एम्पलीट्यूड आया था वो था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab AB cos फाई, याद है। और इंटेंसिटी आई थी आपकी I1 cos फाई। cos फाई क्या यहां पर आपको बताया था मैंने, इंटरफेरेंस फैक्टर, इंटरफेरेंस फैक्टर। ठीक है भैया, मैंने बोला था कंस्ट्रक्टिव के केस में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में cos फाई की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। और 1 कब आता है, तो आपको याद होगा मैंने बोला था 0 पे, पाई पे, 2 पाई, सॉरी 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई, 6 पाई। अगर इसकी, भाई मत बोलिए कोई भी फालतू का, फोन दे दे इसे, फोन ले ले इसे। तेरे को 2 मिनट का चैन नहीं है क्या? अपने पास रख लो, वहीं पे रख लो। ठीक है, फाई क्या होगा 2n पाई, n क्या है 0 1 2 3, आगे चलता जाएगा ये मामला। ठीक है भैया, इन सारे एंगल्स पर आपको क्या मिलेगा भैया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्यों नहीं है, मैक्सिमम वो नहीं है। और अगर आप इसमें डालोगे तो जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा, यहां पर cos 1 डालोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर का अंडर रूट रहेगा तो क्या होगा a प्लस बी। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है। और इंटेंसिटी आपको याद है मैंने कराई थी, यहाँ पर 1 रखोगे तो इसको लिख दिया था अंडर रूट I1 स्क्वायर, इसको अंडर रूट I2, 2 अंडर रूट I1 I2, तो ये क्या बन गया था अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के आपका वो था एम्पलीट्यूड, और ये क्या था भैया इंटेंसिटी। अगर मैं YDSC की बात करता हूं तो YDSC में दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होता था, सेम होता था। तो मान लीजिए ए बी दोनों ही बराबर होते थे, तो मैंने ए के बराबर ले लिया, ए बी बराबर में ए, या ए बी बराबर में बी कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2a। ठीक है भैया, और YDSC में ही आपका ये जो इंटेंसिटी थी आपकी, ये भी आई क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से थे, तो ये क्या होगा 4i के बराबर हो जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट में क्या होगा 4i, ध्यान रखना भैया आप। ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव की बात की थी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता है भैया cos फाई इंटरफेरेंस फैक्टर क्या होता था, -1 आता था। -1 कब आता था, जब ये आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ऐसे एंगल हो। और अगर इसकी जनरलाइज वैल्यू लिखनी है तो आपको 2n+1 और पाई, और यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अगर आपने यहाँ पर +1 लिखा है तो आपको n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, π/2 कहां से लिख दिया, अंधा हो रखा है, नहीं आएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है भैया 0, पाई हो गया, 1 रखोगे तो क्या होगा भैया 3 पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो क्या होगा आपका ये 5 पाई 7 पाई ऐसे। अगर वो मान लीजिए अभी वो पार्ट डिफरेंस की बात करेंगे अभी, चल ठीक है। ठीक है, तो ठीक है भैया, यहां पर इसकी वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आने के बाद। और इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट में क्या होगा अंडर रूट I1 और माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये होगा। और YDSC की बात करेंगे तो YDSC में बेटा भी रैप्टा मार के ना 5 की 5 उंगली छाप दूंगा। दिमाग मत खराब करो मेरा। और YDSC के केस में क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट में भी क्या होगी भैया 0। इसको डार्क स्पॉट कहते थे, इसको ब्राइट स्पॉट कहते थे, ये ध्यान रखना। ठीक है भैया, ये तो मैंने करा दिया था आपको, है ना। और मैंने डायग्राम भी बना दिए थे मेरे ख्याल से इस पे कि इस पे कंस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है या इन एंगल्स पे डिस्ट्रक्टिव क्यों हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पाथ डिफरेंस आता है। अभी आप फेज डिफरेंस, ये क्या है भैया फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो भैया देखिए मैं जरा एक बार डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दोबारा डायग्राम बना रहा हूं और आपको फेज डिफरेंस के साथ साथ पार्ट डिफरेंस भी बता दूंगा वहां पर। ठीक है भैया, देखिए आपको पता है भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे होता था। ठीक है,
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब आपका फेज डिफरेंस क्या होता था? 2 पाई 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई आ गया, ऐसा होता है ना। उस केस में डायग्राम क्या बनता था? अगर मैं 0 की बात करता हूं, फाई अगर 0 है आपका, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर आपका ये फेज डिफरेंस 0 है तो पहली वेव और दूसरी वेव एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो और दोनों क्रस्ट क्रस्ट ज्वाइन करें, यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या है? 0 है, ठीक है। अगर मैंने बोला भैया फेज डिफरेंस आपका 2 पाई है, क्या है मतलब? क्या हुआ? इसका एक वेव इतनी चल जाए, ठीक है भैया, जब ये वाली वेव यहां तक चली, ये वाली वेव यहां तक चल गई, तो दूसरी वेव इसके साथ स्टार्ट हो, तो फाई क्या होता था? 2 पाई होता था, याद है आपको? फाई इक्वल्स में मैंने 4 पाई बताया था आपको, तो इसका मतलब भी आपको पता ही होगा, 1 2 यहां पे आ जाए, जब ये वेव ऊपर जाने लगे तब इसके साथ एक वेव स्टार्ट हो, याद है? इन सब केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था। ये फेज था, आपको फेज समझ में आ गया होगा। पाथ क्या होता है? पाथ मतलब होता है रास्ता, किस वेव ने कितना ज्यादा रास्ता कवर किया है। अगर मैं दोनों को बोलूं तो दोनों वेव एक ही टाइम पर उतना ही डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम एक्सिस के लॉन्ग, टाइम के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? 0। दोनों वेव ने 0 0 किया। यहां पर कितना किया? दोनों ने लैम्डा कर लिया। क्या कर लिया? यानी दोनों का पाथ सेम है। क्या है? पाथ सेम है। दोनों का ने जितनी दूरी तय की है टाइम एक्सिस पे, दोनों का क्या है भैया? सेम है। तो इसलिए पाथ डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में? 0 होगा। क्या होगा? अब देखिए आगे, इसमें देखिए, इस ये वेव कितना चल चुकी है? लैम्डा। और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट में सॉलिड वाली वेव ने लैम्डा का पाथ डिफरेंस कवर कर लिया, लेकिन डॉटेड वाली ने कितना किया? 0 का। डॉटेड वाली तो स्टार्ट हो रही है ना। लैम्डा मतलब होता है एक वेव कंप्लीट हो जाए ना तो उसे लैम्डा कहते हैं। या तो आपने पढ़ा होगा दो क्रस्ट क्रस्ट के बीच की दूरी, या दो ट्रफ ट्रफ के बीच की दूरी, या नॉर्मली आप कह सकते हो कि एक वेव जब पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेती है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही क्या होता है? वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां से यहाँ पे आ गई, तब तक दूसरी वेव तो चली नहीं थी। जब ये वेव ऊपर जाने लगी तभी इसके साथ डॉटेड वाली वेव भी क्या होगी? स्टार्ट हुई। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है? लैम्डा का। लेकिन डॉटेड वाली ने कितना किया है? 0। तो लैम्डा और 0 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? इस वाले पॉइंट की बात करूं तो जो सॉलिड वाली वेव है उसने 2 लैम्डा का पार्ट डिफरेंस कवर कर लिया स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना। और डॉटेड वाली ने कितना किया? लैम्डा का। तो पार्ट डिफरेंस क्या है अभी इनके बीच में? लैम्डा का। तो इसमें पार्ट डिफरेंस क्या है भैया? लैम्डा। यहां पे देखिए भैया, ये वेव ने क्या किया? लैम्डा 2 लैम्डा, तब दूसरी वेव स्टार्ट हुई, तो इसलिए कि पार्ट डिफरेंस केस में क्या होगा? 2 लैम्डा का। समझ गए भैया? मैं फेज डिफरेंस 0 बोलूं या पार्ट डिफरेंस जो भी बोलूं बराबर है, यहां पर कंस्ट्रक्टिव होने वाला है। मैं फेज डिफरेंस 2 पाई बोलूं या पाथ डिफरेंस लैम्डा बोलूं तो भी यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव ही होगा। मैं फेज डिफरेंस 4 पाई बोलूं या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा बोलूं तो यहां पर भी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इसकी जनरलाइज वैल्यू को पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आपका क्या होना चाहिए भैया? 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसे ही क्या होगा? चलता रहेगा मामला आपका, ठीक है भैया। एल लैम्डा तक रहेगा, एल लैम्डा। तो इसकी जनरलाइज वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की जनरलाइज वैल्यू क्या होगी? एन लैम्डा। वेयर लैम्डा कहां से स्टार्ट हो रहा है? उसे एन कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 1 2 डॉट डॉट। 0 रखोगे तो पहला आएगा, 1 रखोगे तो लैम्डा, 2 रखोगे तो 2 लैम्डा, आगे रखोगे। इन सारे केस में क्या होगा भी आपका? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इसको आप थोड़ा और ये एन लैम्डा आ गया ना, आपको बता दो भैया, जब वेव आपका यहाँ पे नोट में लिख देना, नोट में जब वेव आपका 2 पाई का फेस कवर करती है तो उसी वक्त वो लैम्डा का पाथ भी कवर कर लेती है, पता है। जब वेव आपका 2 पाई का फेस कवर करती है तो उतना कवर करने में वो लैम्डा का पाथ भी डिस्टेंस कवर कर लेती है, पता नहीं पता। तो यानी 2 पाई को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? लैम्डा भी लिख सकते हो। 2 पाई बराबर में लैम्डा, पाई बराबर में लैम्डा बाय 2, ये भी हो जाएगा ना, पाई बराबर में लैम्डा बाय 2। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता है फेज डिफरेंस क्या होता है? बताया था ना भी, 2n पाई, यही था ना। तो हमने 2 पाई की जगह पे सीधा क्या लिख दिया? लैम्डा। तो ये क्या होगा? n लैम्डा। और पाथ डिफरेंस क्या होगा आपका? n तो ऐसे ही रहने दीजिए, 2 पाई की जगह पे क्या लिख दोगे? लैम्डा। आ गया वही, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रक्टिव की बात करता हूं मैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो भैया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है भैया? जब आपका फेज डिफरेंस क्या हो? 2n+1 और पाई था, है ना, ये था, इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था। तो आपको पता है भैया
कि पाई की वैल्यू क्या है, लैम्डा बाय 2 है। लैम्डा बाय 2 है तो क्या होगा, देन फेज डिफरेंस इक्वल्स में क्या होगा 2n+1 और पाई की वैल्यू क्या है लैम्डा बाय 2। तो भैया इन केस में जब फेज डिफरेंस ये हो तो डिस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस ये हो तो डिस्ट्रक्टिव, फेज डिफरेंस ये हो तो कंस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस ये हो तो कंस्ट्रक्टिव। समझ गए भैया, पाथ और फेज में समझ गए। पाथ का मतलब होता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और फेज का मतलब होता है कितना एंगल किया, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। इसने कितना किया है, दोनों ने सेम किया है तो कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ही होने वाला है। ठीक है, इसने कितना किया है, सॉलिड वाली ने लैम्डा कर लिया, तब दूसरी वेव उसके साथ स्टार्ट हुई है, तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होने वाला है, लैम्डा का। इसने कितना किया है, 2 लैम्डा का, है ना। अब दूसरी वेव स्टार्ट हुई है भैया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या है 2 लैम्डा, और यहाँ पर भी क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए भैया। तो फेज आपका ये हो या पाथ ये हो तो हमेशा क्या होने वाला है, कंस्ट्रक्टिव। फेज आपका ये हो और पाथ आपका ये हो तब भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ अभी दोबारा से, बनाओ इसे। चलो भैया इसे कॉपी कर लो पहले। ओए देख, देखिए डिस्ट्रक्टिव में वही वाला, भाई प्लीज, डिस्ट्रक्टिव में वही वाला डायग्राम बनाना। बस यही होता है कि एक वेव जब इतना चल जाती है ना, जब वो नीचे आने लगती है तब दूसरी वेव स्टार्ट होती है। तो इसने कितना कवर किया है, लैम्डा बाय 2 का कितना किया है। तो आपको वैसे ही पता है कि लैम्डा को आप क्या लिखते थे, पाई को क्या आप लिखते थे, लैम्डा बाय 2। पाई को क्या लिखते थे, अगला और आगे जोड़ दोगे, एक पाई और जोड़ दोगे, 3 लैम्डा बाय 2, 4, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि 2 पाई बराबर में लैम्डा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे ब्राइट बनता है उसे कहते हैं मैक्सिमा, और जहां पे डार्क बनता है उसे कहते हैं मिनिमा। ठीक है, तो आई मैक्सिमा और आई मिनिमा, आई मैक्सिमा क्या होता है याद है आपको, और रुके बेटा बैठे वहीं पे आ रहा हूं मैं, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमा क्या होता है, I1 √I2 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है भैया, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होता है, A+B, याद है, A+B का होल स्क्वायर, यदि A+B था, और A-B ये था, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए, और ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक रिलेशन आता है छोटा सा प्यारा सा, ध्यान दीजिए प्लीज। यहाँ पे एक रिलेशन आता है, तो उस रिलेशन को ध्यान रखना, आप अभी क्वेश्चन करेंगे उस रिलेशन के ऊपर। ठीक है भैया, कि अगर आपको पता है, अगर मैं इस इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में वी नो आर मैक्सिमम और आर मिनिमम का रेशियो क्या आया, A+B अपॉन में A-B, ये आया था ना, ये भी बताया मैंने आपको। तो अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर अगर मैं के आर मैक्सिमम का स्क्वायर कर दूंगा और के आर मिनिमम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो ये क्या होगा, के A+B का स्क्वायर और के A-B का स्क्वायर रहेगा। बात तो वही है, के से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है कि ये क्या है, ये क्या होगा भैया, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गया। क्या आ गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये क्या आ गया, ये हो गया मिनिमम इंटेंसिटी। और ये क्या होगा, इसे कैसे के काट भी सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो A+B का स्क्वायर और A-B का, देखिए, तो आई मैक्सिमा आई मिनिमा की जो वैल्यू होती है ये होती है, और आई मैक्सिमा आई मिनिमा की वैल्यू ये भी होती है। ठीक है भैया, ठीक है,
भाई इसे बंद कर ले, ठीक है। और आई मैक्सिमा आपका ये होता है, और आर मैक्सिमा, आर मैक्सिमा ये होता है, आर मिनिमा ये होता है, आई मैक्सिमा ये होता है, आई मिनिमा ये होता है, आई मैक्सिमा ये भी होता है, आई मिनिमा ये भी होता है। यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया कि आई मैक्सिमा की कौन कौन सी वैल्यू होती है, खैर कॉपी कर लो इसे, फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ये आपको पता है ना क्या कैसे आया, ये कैसे आया पता है, मुझे पता है एम्पलीट्यूड है ये, अगर इसमें k टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाता है भैया, इंटेंसिटी, क्या बन जाएगा, और ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है तो इसमें क्या करेंगे k इंटू में मिनिमम एम्पलीट्यूड को स्क्वायर करके क्या होगा मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला ना, इंटेंसिटी को, अब फॉर्मूला है मेन पॉइंट, ये इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू में एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये ध्यान रखना, उसी के ऊपर क्या रखा है मैंने। ओए ये ध्यान रखना भी क्वेश्चन करेंगे तो काम आएगा, खैर इसके बगैर भी काम हो जाएगा लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए। बता काट हो गया, देखिए ओए भाई देखिए, अरे प्लीज देखिए, देखिए भैया, तो आपने देखा इन वाई डीएससी आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या देखी थी 4i के बराबर, वाई डीएससी में मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती थी 4i, क्योंकि आप अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला था होल स्क्वायर, तो यहां से आपने मैक्सिमम इंटेंसिटी देखी वाई डीएससी के लिए 4i थी, ठीक है भैया, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या थी 0 थी, क्या थी अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर था। तो यानी वाई डीएससी में जहां पर लाइट रहेगी वहां पर तो रहेगी, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर लाइट नहीं रहेगी, लाइट ही नहीं रहेगी वहां पे, ठीक है। तो ये बनेगा ब्राइट, वो तो आपको पहले से ही पता है ब्राइट, और ये बनेगा डार्क, क्या बनेगा डार्क। इसका एक ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ बनता है, लेकिन वो ग्राफ आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने इसको, अभी इसमें एक 2-3 टॉपिक और है वाई डीएससी के अंदर ही, कि पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, वो करने के बाद आपको पता लग जाए कौन कौन सी पोजीशन पर आपको ब्राइट मिलेगा, कौन कौन सी पोजीशन पर डार्क। मतलब पोजीशन का मतलब है कि एक सेंटर है, सेंटर से कितनी दूरी पर ब्राइट रहेगा, कितनी पे डार्क रहेगा, समझ गया, इस तरीके का है वो, समझ गया। खैर चलो अभी इतना ध्यान रखना कि आपको पता है वाई डीएससी में मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी 4i, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी भैया 0। जहां पे इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी वहां पर हमेशा क्या रहेगा डार्क, और जहां पे इंटेंसिटी रहेगी वहां पर क्या रहेगा ब्राइट, स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भैया। अभी इसको देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो है भैया शो दैट, ध्यान दीजिए भैया, शो दैट इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक डाल दीजिए भैया। इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 2 ही चीज मिलेगी बस हमेशा, ऑलवेज। शो दैट, टॉपिक का नाम डालिए शो दैट इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शो दैट इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लिख लिया, शो दैट इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये शो करना है कि भैया इंटरफेरेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। ये लिख लिया भैया, साइड में लिख लो कहीं पे। वाई डीएससी के अंदर मैक्सिमम ये होता है और मिनिमम ये होगा, ठीक है। मिनिमम मतलब लाइट ही नहीं है, मैक्सिमम मतलब लाइट 4 गुना ज्यादा है, ठीक है।
हो गया? देखिए आपने दो इक्वेशन ली थी, y इक्वल्स टू में a क्या था, साइन ओमेगा टी, और y2 क्या थी, b साइन ओमेगा टी प्लस, ये दोनों इक्वेशन ली थी आपने, याद है? अच्छा इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के ए स्क्वायर, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, के बी स्क्वायर, याद है? मैंने आपको पहले बता दिया है इंटरफेरेंस में या वेव में एनर्जी का मतलब ही इंटेंसिटी होता है, या इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, इन वेव ऑप्टिक्स एनर्जी टेंड्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, समझ गए? इंटेंसिटी, ये ध्यान रखना, वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी का मीनिंग इंटेंसिटी होता है। ठीक है भैया? तो बिफोर इंटरफेरेंस से पहले कुल कितनी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी भैया, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी क्या है, के ए स्क्वायर, और इसकी एनर्जी क्या है, के बी स्क्वायर। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लिखो, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भैया? इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है, इंटरफेरेंस के बाद आफ्टर इंटरफेरेंस, भाई एक चीज है, कई लड़के ज्यादा स्मार्ट बनने के लिए, ठीक है, कूल दिखाने के लिए एक दूसरे को आपस में गाली देते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कूल मत दिखाओ, वरना सारी कूलिंग निकाल दूंगा मैं 1 मिनट में। ठीक है, जहां से आवाज आई अभी वो समझ जाए, जहां से भी आवाज आई थी, अभी सारी कूलिंग यहीं पे निकालूंगा। ठीक है, आफ्टर इंटरफेरेंस के बाद देखिए भैया, इंटरफेरेंस के बाद क्या होता है, दो कंडीशन आती है, एक पे क्या होता है इंटेंसिटी, एक पे मतलब कि एक पे क्या होता है भैया, कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, एक बार इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, एक बार मिनिमम हो जाती है। तो आफ्टर इंटरफेरेंस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है बेटा, याद है, के, अभी बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड मिनिमा बनता है एक, तो मिनिमा की क्या होगा, ये होता है। अभी यहाँ पे एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म है, एनर्जी क्या है, जब एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म होती है, आपको कुल एनर्जी निकालना, तो उस केस में आप एवरेज निकालते हो, क्या निकालते हो, एवरेज निकालने के लिए आपको पता ही है। ठीक है, फाइनल एनर्जी क्या होगी, देन फाइनल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमा प्लस मिनिमा अपॉन में 2। ठीक भैया? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म है, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, इसके पास उसके कंपेरेटिवली कम एनर्जी होगी, तो यहाँ पर कुल एनर्जी निकालने के लिए आपने क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। ठीक है भैया? तो ई फाइनल क्या होगा आपका, आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, के, तो इसका स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आई मिनिमा क्या है, के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अपॉन में क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया। ई फाइनल इक्वल्स में क्या होगा, के कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, अब ए स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और ये क्या होगा, कट मर गए, तो क्या होगा भैया आपका 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, फिर क्या होगा, वो भी कट मर गया, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, ये दोनों क्या आ गया भैया, बराबर आ गई। तो हेयर एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस और एनर्जी आफ्टर इंटरफेरेंस क्या भैया, बराबर है। सो इंटरफेरेंस फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बता रहा हूं, यहां पे एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्या हुई है, YDSC के बाद, इंटरफेरेंस के बाद। अब एक जगह पे जब रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी, तो एक जगह पे क्या होती है, ब्राइट बन जाता है, मतलब वो एनर्जी उठ के वहां पे चलेगी, एक जगह पे डार्क बन जाता है, समझ गया? तो ये नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी हो जाती है। दोबारा देख लीजिए भी एक बारी, ओए ये तो वेव ली थी मैंने, इंटरफेरेंस से पहले की बात की जाए तो एनर्जी क्या होगी, इसके पास इतनी, इसके पास इतनी होगी। इन वेव ऑप्टिक्स में एनर्जी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी होता है।
तो बिफोर इंटरफेरेंस हमने देखा कुल एनर्जी क्या थी भैया, इतनी थी। आफ्टर इंटरफेरेंस आपको पता दो चीज बनती है, एक मैक्सिमम बनता है और एक क्या बनता है, मिनिमम। मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड ये होता है, और जब आपको एम्पलीट्यूड पता है तो क्या होकर निकाल लोगे, उसकी इंटेंसिटी निकाल लो, के इंटू में एम्पलीट्यूड स्क्वायर। मैक्सिमम की अगर आप मैक्सिमम की इंटेंसिटी निकाल रहे हो तो मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड लोगे, मैक्सिमम का एम्पलीट्यूड क्या होता है, A + B, ठीक है, उसका स्क्वायर। और मिनिमम का क्या होगा, के A - B का स्क्वायर, ठीक है भैया। तो आपको पता है यहाँ पर एनर्जी नॉन यूनिफॉर्म होगी है, यहां से एनर्जी उठ करके वहां पर चली गई है, यहाँ पर डार्क ही हो गया, YDSC में तो डार्क ही आता है, वरना अगर कोई नॉर्मल कंडीशन होती है तो वहां पे क्या होता है, थोड़ी बहुत लाइट रहती है। तो जो लाइट कमी आई है वो कहाँ चली गई है, इसके पास। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं भैया, एवरेज निकाल देते हैं। एवरेज निकालने के बाद आपका वही आता है जो स्टार्टिंग में था, वही एनर्जी। तो इसका मतलब ई इनिशियल यानी एनर्जी बिफोर इंटरफेरेंस बराबर में एनर्जी आफ्टर इंटरफेरेंस बराबर है। सो इंटरफेरेंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ गए, कॉपी कर लो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 से लेकर 2020 के बीच में, 20 को तो पेपर ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो उसके बीच में 3 बार आ रखा है, वो भी बोर्ड में, प्री बोर्ड में तो आते ही आता है।